voice okay? Yes sir. All right, perfect. So ये electrostatics का lecture number 4 और the name of the chapter is electric charges and fields. इसमें electric charges की हमने almost सारी बात कर ली और आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं that is electric fields. लेकिन electric field को शुरू करने से पहले एक और छोटा सा टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना है which is called as permittivity. और permittivity को भी डिस्कस करने से पहले एक बार बहुत ही क्विकली let's very quickly revise what we have already done so far in this chapter. सबसे पहले मैंने शुरू किया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या, फिर हमने चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी कि ये दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, ऑल दिस थिंग्स, राइट, सिंपल थिंग्स. जो फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी वो थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब कि जैसे तुम एनर्जी को ना कभी बना सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, इसी तरह से तुम चार्ज को भी ना कभी बना सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो. फिर हमने किया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब कि जब भी हमें चार्ज कभी भी पकड़ा हुआ मिलेगा कहीं पे, पड़ा हुआ मिलेगा कहीं पे, it would be in the multiples of 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb, because this is the value of the charge on one electron or a proton. और हमेशा जो चार्ज होता है वो ट्रांसफर होता है इन द मल्टीपल्स ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. यस, फिर कुछ सिंपल सी चीजें जो तुम्हें पता होनी जरूरी है, दैट इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg. फिर तुम्हें मास ऑफ प्रोटॉन भी पता होना चाहिए कितना होता है. Of proton is 1.67 into 10 raised to the power minus 27 kg. बस तुम्हें एक चीज याद रखना कि mass of a proton is 1000 kgs more than the mass of an electron. Okay? Yes. Right. और ये सारी चीजें करने के बाद मैंने किए थे कुछ क्वेश्चंस इक्विलिब्रियम के. इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस मतलब कि मान लो एक मास यहाँ पे पड़ा है, दूसरा मास यहाँ पे पड़ा है, तो बताओ मैं तीसरा टेस्ट चार्ज कहाँ पे रखूं ताकि वो टेस्ट चार्ज इक्विलिब्रियम में हो. फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एक मेरे पास चार्ज है प्लस क्यू कूलम और वो यहाँ पे ऐसे, और एक चार्ज है मेरे पास प्लस 4q कूलम और वो यहाँ पे ऐसे, और इन दोनों के बीच में कोई भी डिस्टेंस है, एक मेरे पास थर्ड चार्ज है, टेस्ट चार्ज है. ओके, थर्ड टेस्ट चार्ज लेट्स से स्मॉल. इस टेस्ट चार्ज को मैं कहां पे रखूं ताकि ये इक्विलिब्रियम है. पूरी लाइन में मैं थर्ड चार्ज को कहां पे रखूं ताकि ये टेस्ट चार्ज मूव ना करे, ये इक्विलिब्रियम है. प्राइस 2 मिनट लो, होल्ड ऑन. प्लस प्लस और प्लस क्यू के राइट साइड में कहां पे कितनी दूर रखूं इसको? I think L divide 1/3. 1/3 यहाँ पे? No मतलब L का थर्ड. हाँ, तो मतलब अगर मान लो L टोटल 18 मीटर्स है तो मैं यहाँ पे रख दूं 6 पे रख देता हूँ इसमें. Yeah? Yes sir. Okay, so one simple concept is जो मेरे को पता है कि भाई दोनों तरफ से फोर्स सेम लगनी चाहिए, तो हम फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं. So this is K, then test charge, then charge of this divided by जो भी ये डिस्टेंस होगा इसको एक बार x मान लेते हैं. ऐसे क्या तुमने लिखा? Yes sir. So this should be equal to K into test charge into 4q divided by, यहाँ पे क्या लिखा? L का स्क्वायर. हाँ, L का स्क्वायर. ये डिस्टेंस चाहिए ना मेरे को टेस्ट चार्ज से लेके. Yes sir, yes. कितना है ये डिस्टेंस? So x minus L, x minus L, L minus L. L minus x, right? So this is L minus x का whole square. Yes. ये सब कुछ कट जाएगा, k कट गया, ये L minus x का whole square ऊपर आ जाएगा. So this whole thing would be L minus x का whole square upon x square should be equal to 4. Yes. Correct है? अब मैं अगर पूरी इक्वेशन को अंडर रूट करूं तो ये इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, और इसका भी स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये बन जाएगा 2, और ये ठीक है ना? Yes sir. ये वाला x अगर ऊपर चला गया तो ये बन जाएगा.
2x. tells me that L is equal to 3x. X is equal to L by 3. मतलब this length is 1/3 of the length जो कि पूरी length. तो अगर ये 18 मीटर होता तो हम इसको यहाँ पे रख देते 6. Alright? Yes, sir. चलो जी. So अभी एक हमारा और छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है. उसके बाद हम अपना टेस्ट भी डिस्कस करेंगे जो हमारा टेस्ट होना था. तो वो छोटा सा जो टॉपिक है उसका नाम है परमिटिविटी. Permittivity. तुमने ऑलरेडी सुन रखा होगा कि तुमने पहले किया हुआ है. So we'll be talking about two things. पहले परमिटिविटी और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी. पहले हम परमिटिविटी की बात करेंगे. So अभी तक हम बोल रहे थे कि फोर्स इज इक्वल टू k q1 q2 by r square. कि अगर दो चार्जेस है q1 और q2 तो उन दोनों के बीच में फोर्स एक्टिंग इज k q1 q2 by r square. लेकिन ये जो k है ना, ये k हर जगह सेम नहीं रहता. जैसे ग्रेविटेशन हो रही थी, मान लो दो मासेस है, मासेस के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा था, तो हम बोल रहे थे फोर्स इज इक्वल टू gmm by r square. तो उसमें जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था which was 6.67 into 10 raised to the power -19 न्यूटन मीटर स्क्वायर by kg स्क्वायर, वो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था जो न्यूटन ने दिया था वो हर जगह सेम रहता था. लेकिन यहाँ पे ये जो k है, ये k तुम्हारा बदल जाए. अगर तुम स्पेस में ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो दो चार्जेस के साथ तो k तुम्हारा अलग होगा. अगर तुम पानी में जाके कर रहे हो तो k तुम्हारा अलग होगा. अगर तुम ग्लास में जाके कर रहे हो k अलग होगा. अगर तुम किसी ऑयल में जाके कर रहे हो k अलग होगा. अगर तुम अल्कोहल में जाके कर रहे हो k अलग होगा. मतलब अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए k तुम्हारा बदल जाएगा अलग अलग. इसका मतलब हम k को जस्ट सिंपली k नहीं लिख सकते, हमें अलग अलग k लिखना पड़ेगा. k फॉर स्पेस, k फॉर वाटर, k फॉर दिस, k फॉर दैट. तो हम k को लिखते हैं, k को भी आगे हम ब्रेक डाउन करके लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन. इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, SIL. और इसी एप्सिलॉन को हम बोलते हैं परमिटिविटी. इसी एप्सिलॉन को हम बोलते हैं परमिटिविटी. ओके. नाउ अब तुम सोच के देखो, जितना मेरा एप्सिलॉन ज्यादा होगा, जितना मेरा एप्सिलॉन ज्यादा होगा उतना मेरा k छोटा हो जाएगा. Yes, sir. उतना k छोटा हो जाएगा और उतना k छोटा होने की वजह से उतनी मेरी फोर्स कम हो जाएगी. yes? Yes, sir. अगर एप्सिलॉन ज्यादा होगा k छोटा हो जाएगा और k अगर छोटा हो जाएगा तो फोर्स भी छोटी हो जाएगी. मतलब इनडायरेक्टली अगर एप्सिलॉन बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगी दो चार्जेस के बीच में. और सबसे ज्यादा जो फोर्स होती है दो चार्जेस के बीच में, वो सबसे ज्यादा फोर्स होती है फ्री स्पेस में. और फ्री स्पेस में जो हमारा एप्सिलॉन होता है उसको हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट. कि बाय डिफॉल्ट एप्सिलॉन नॉट का मतलब कि मान लो मेरे को कुछ नहीं दे रखा कि कहां पे पड़े हैं चार्जेस, तो हम बाय डिफॉल्ट इसको एप्सिलॉन नॉट ले लेते हैं. हम उसको एप्सिलॉन नॉट ले लेते हैं और इस एप्सिलॉन नॉट के साथ जो k की वैल्यू आती है वो k की वैल्यू इज 9 into 10 raised to the power 9 मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर. आज तक हम बोल रहे थे ना k is 9 into 10 raised to the power 9. ये k is 9 into 10 raised to the power 9 only if epsilon is equal to epsilon naught. Yes, sir. और अगर हम ये कैलकुलेशन करके देखें k की 9 into 10 raised to the power 9 is equal to 1/4 pi epsilon naught. तो यहां से अगर तुम थोड़ी सी कैलकुलेशन करोगे so your epsilon naught would come out to be equal to 8.85 into 10 raised to the power -12. और इसके यूनिट्स क्या होंगे? जो k के यूनिट्स होंगे उसके बिल्कुल ऑपोजिट. k के यूनिट्स क्या होते हैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर. एप्सिलॉन नॉट की यूनिट्स क्या होंगे? जो भी k के यूनिट्स हैं, दिस इज k इज इक्वल टू, हाँ, k के जो भी ऑपोजिट होगा वो यूनिट्स होंगे तुम्हारे एप्सिलॉन नॉट के. Yes, sir. And this is only true for free space. Free space का epsilon naught is equal to 8.85 into 10 raised to the power -12. चलो मैं तुमको थोड़ी सी कुछ और बता देता हूँ. Epsilon of let's say glass और epsilon of पानी का ले लेते हैं.
मतलब दो चार्जेस को फॉर एग्जांपल तुम ग्लास में ले गए या फिर तुम पानी में ले गए, तो एप्सिलॉन ऑफ ग्लास कितना होता है मतलब 3.10 into 10 raised to the power minus 11 Newton minus 1 meter minus 2 coulomb 2 और पानी का एप्सिलॉन इज 7.1 7.1. 10 raised to the power minus 10. ओके Yes, sir. ये तुम्हें सारी वैल्यूज याद नहीं रखनी, जब भी तुम्हें क्वेश्चन में इनकी जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें दे रखी होगी ये सारी वैल्यूज, बट ये लेकिन ये मैंने बोर्ड पे क्यों लिखी है, बिकॉज आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि ये जो सारी एप्सिलॉन्स हैं, ग्लास की एप्सिलॉन और वाटर की एप्सिलॉन, ये सारी एप्सिलॉन की वैल्यूज स्पेस की एप्सिलॉन से ज्यादा है. Yes, you see this? This is 10 raised to the power minus 12. तो इन दोनों में से कौन बड़ा है? 10 raised to the power minus 12 बड़ा है, 10 raised to the power minus 13 बड़ा है? So 10 raised to the power minus 12. 12 बड़ा है ना? तो Yes. ये epsilon is 10 raised to the power minus 12 of free space. And for water and glass, this is equal to 10 raised to the power minus 11 and minus 10. So all these epsilons are larger than the value of epsilon naught. तो मतलब अगर epsilon ज्यादा है, तो k छोटा होगा इन सारी चीजों का. अगर k इन सारी चीजों का छोटा होगा, तो इन सारी चीजों में फोर्स कम लगती है. तो epsilon naught सबसे ज्यादा होता है. ओके, epsilon naught is 8.85 into 10 raised to the power minus 12, और जो भी बाकी सारे epsilons हैं, they are more than this one. ठीक है, इतनी सी चीज. Yes. So now अब देखो, ये तो बहुत सारे एप्सिलॉन्स हमको याद करने पड़ जाएंगे. फॉर एग्जांपल तुम एक साइंटिस्ट हो, ठीक है, हम दोनों एक साइंटिस्ट हैं और हम रिसर्च कर रहे हैं कूलम्स लॉ के ऊपर. और ग्रेविटेशन में तो सिंपल था, जी की वैल्यू थी हर जगह पे सेम ही रहती थी, लेकिन ये परमिटिविटी मटेरियल के साथ बदल जाती है हर बार. तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये सारी वैल्यूज तो मैं याद रखूंगा नहीं, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा बड़ा टास्क हो जाएगा मेरे से. तो इसलिए हमने क्या सोचा, यार ये सारी वैल्यूज याद रखने से अच्छा ना तुम परमिटिविटी याद मत रखो सारी मटेरियल्स की. इंस्टेड ऑफ परमिटिविटी याद करने की बजाय तुम क्या करो, रिलेटिव परमिटिविटी निकालो. रिलेटिव परमिटिविटी निकालो. रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? फॉर एग्जांपल ग्लास की मेरे को अगर रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, ग्लास का एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय फ्री स्पेस का एप्सिलॉन, जो भी रेशियो आ जाएगी वो हो जाएगी मेरी रिलेटिव परमिटिविटी ग्लास. Yes, sir. Okay, so my relative permittivity is the ratio of epsilon of that particular material to the epsilon of free space. Glass. Yes. And the symbol is relative permittivity. इसको हम ऐसे लिखते हैं ER, and this should be equal to epsilon of that material divided by epsilon of naught. Yes, sir. Okay. अब तुम सोच के देखो, ये एक एग्जांपल से समझा. So relative permittivity of glass कितनी होगी? ग्लास की relative permittivity कितनी होगी? Permittivity of glass divided by permittivity of free space. सही है ना ये? Yes, sir. क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ? Is this equal K of free space divided by K of glass? Yes, sir. क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, force of free space divided by force of glass? Yes, sir. तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इस दुनिया में जो भी कोई मटेरियल है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी एक से कम होगी? Yes, sir. यस, क्यों? सर क्योंकि सबसे कम उसकी है ई नॉट की वैल्यू, तो बाकी ई नॉट की वैल्यू सबसे कम है, कम. राइट?
ओके। यहां से बताओ फोर्स की वैल्यू, फोर्स सबसे ज्यादा कहां होती है, फ्री स्पेस में होती है किसी और मटेरियल? फ्री स्पेस में। तो फ्री स्पेस में फोर्स सबसे ज्यादा होती है, मतलब ये एफ नॉट बड़ा होगा यस सर। एफ क्लास से, तो फिर ये फैक्टर तो मोर देन 1 नहीं हो जाएगा? हो सकता है। हो सकता है ना। तो यहाँ पे बताओ तुमने थोड़ी सी गलती की, ये जो एप्सिलॉन नॉट है 10 रेज़ टू द पावर -12, इस 10 रेज़ टू द पावर -12 ये सबसे बड़ा है या सबसे छोटा है? सर एक मिनट पूछिए। सॉरी, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। I'm saying relative permittivity of any substance in the world will either be less than 1 always, or it will always be more than 1. Which one of the following is true? दुनिया में किसी भी मटेरियल की रिलेटिव परमिटिविटी क्या एक से हमेशा ज्यादा होगी या एक से हमेशा कम होगी? इट्स कंफ्यूजिंग। सब कुछ यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है, ये मैंने बिल्कुल सही लिखा, यहाँ पे कोई गलती नहीं है, ठीक है? यस सर। यहाँ पे हो सकता है मैंने कुछ गलती कर दी, लेकिन यहाँ इस फॉर्मूले में कोई गलती नहीं है। आप बताओ, और ये सारी एप्सिलॉन्स तुम्हारे लिए लिखी हुई है नीचे, ये एप्सिलॉन नॉट, ये क्लास का, ये वाला। सर बड़ी होंगी। would be greater than 1, right? क्यों? सर क्योंकि अगर एप्सिलॉन नॉट सबसे छोटी वैल्यू है फ्री स्पेस में, तो ग्लास की उससे ग्रेटर ही होगी। तो right? So epsilon naught की वैल्यू 10 raised to the power -12 और 10 raised to the power -12 हमेशा सबसे छोटा है। यस और ग्लास का एप्सिलॉन हमेशा सबसे, मतलब एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा होगा, so this factor would be more than 1। या फिर तुम यहां से भी हिसाब लगा सकते हो, this is force in free space divided by the force in glass, और फ्री स्पेस में फोर्स सबसे ज्यादा होती है, मतलब ये वाली जो ऊपर वाली फोर्स है would always be greater than नीचे वाली फोर्स, this factor would always be greater than 1। ठीक है जी? So the right answer is A part। तो भी तुम साइड में लिख लेना, relative permittivity of any material is always greater than 1। ओके? यस सर। तो अब मान के देखो मेरे पास एक चार्ज है, दिस इज q कूलम चार्ज, और यहाँ पे कुछ चार्ज है 3 कूलम, ऐसे पड़े हैं ये, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ d मीटर्स, ये फ्री स्पेस में पड़े हैं और इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। फिर मैंने क्या किया, ये सेम सेटअप को मैं उठा के दूसरी जगह पे, तो also q and this is the same 3q, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो अभी भी उतना ही है d। अब यहाँ पे मान लो मैं इसको ले गया पानी में, ये अलग तरह का पानी है, ठीक है, ये वाला पानी नहीं है, हो सकता है इसकी रिलेटिव परमिटिविटी अलग, कुछ अननोन मटेरियल है, उसमें जाके मैं ले गया एंड द फोर्स हैज बिकम 2f। So what is the relative permittivity of this material? वन बाय टू। Relative permittivity is 1/2। ठीक है जी, relative permittivity होता क्या है, force in free space divided by force in the material, so ff कट गया, 1/2 आंसर आ गया। यस। कैलकुलेशन तो बिल्कुल सही है, मैथमेटिक्स बिल्कुल सही है, पर यार ये हो नहीं सकता, सोच के देखो क्यों। तो क्यों नहीं? क्वेश्चन में कुछ गलत है। अभी अभी ऊपर तुमने क्या बोला था कि 2 मिनट की लगवाई थी ना मेरे को, रिलेटिव परमिटिविटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, यस सर। और ये क्या है रिलेटिव परमिटिविटी 1/2। स्मॉलर हो जाएगी।
रिलेटिव परमिटिविटी तो 1 से हमेशा बड़ी होती है, फॉर्मूला भी हमने बिल्कुल सही लगाया, तो ये प्रॉब्लम कहाँ रही? क्वेश्चन में क्वेश्चन में क्या क्या प्रॉब्लम है क्वेश्चन में बताओ। प्रॉब्लम तो क्वेश्चन में, क्योंकि हमने सारी कैलकुलेशन सही की, सिंपल सी कैलकुलेशन थी, f/2 ऐसे करना था, तो 1/2 आंसर आ रहा है। लेकिन यू सी क्वेश्चन क्या था, फ्री स्पेस में तो दो चार्जेस के बीच में फोर्स थी F, फिर जब उसको किसी मटेरियल में डाल दिया तो फोर्स होगी 2F, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, फोर्स तो हमेशा कम होती है ना किसी मटेरियल में डालेंगे तो, फ्री स्पेस में सबसे ज्यादा फोर्स होती है F। तो अगर मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि ये 2F है, तो ये गलत है, मेरे को बोलना पड़ेगा यहाँ पे जो फैक्टर होगा दिस शुड बी लेस देन 1, तो मैं इसको बोल सकता हूँ 0.7F। अब ये क्वेश्चन है, अब बताओ इसकी रिलेटिव परमिटिविटी, सो यू विल डू F by 0.7F, so this is 1 by 0.7 which is equal to 10 by 7 which is equal to 1. यस सही है ना? यस सर। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें आईआईटी में पूछते हैं, ठीक है, जिसका आंसर होता है नन ऑफ द अबव, और हम अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से लगा के आ जाते हैं डी पार्ट, फिर उसके बाद गलत हो जाता है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, सेम चार्जेस है Q और 3Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस है D, ये पड़े हैं फ्री स्पेस में और दोनों के बीच में फोर्स एक्टिंग इज F। ओके, ऑल गुड? यस सर। अननोन मटेरियल में डाल दिया मैंने इसको Q 3Q, अननोन मटेरियल में डाल दिया। अच्छा, Q को मैं थोड़ा सा पास में लेते हैं, अननोन मटेरियल में लेके गया ना, तब अननोन मटेरियल में खो सकते हैं मेरे चार्जेस, तो मैंने उसको संभाल के रखा, पास पास में ले आया ताकि ज्यादा दूर ना भागे, और इनके बीच का मैंने डिस्टेंस कर दिया D/2, आधा कर दिया डिस्टेंस, और जो फोर्स थी वो भी F/, यस सर। बताओ इस अननोन मटेरियल का रिलेटिव परमिटिविटी कितना? टेक योर टाइम, इसमें टाइम लगेगा। इसमें फोर्स एक्टिंग इज F, और किसी और मटेरियल में जब मैं ले गया तो फोर्स एक्टिंग इज F/4। क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, यस सर। क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, फोर्स एक्टिंग इज F/4, तो तुम बड़े आसानी से निकाल देती इसकी रिलेटिव परमिटिविटी डिवाइडेड बाय F/4, आंसर कितना आ जाता है F/4 which is equal to 4, इसकी रिलेटिव परमिटिविटी 4 आ जाती है, सही है ना? यस सर। अब प्रॉब्लम क्या है, द ओनली प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन इज कि मैंने डिस्टेंस को भी हाफ कर दिया, ठीक है, तो वो डिस्टेंस कंफ्यूज कर रहा है मेरे को कि भाई डिस्टेंस हाफ करने में अब मेरी कैलकुलेशन कैसे हो गया, मेरा ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा, है ना? तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं ऊपर यही कैलकुलेट कर लेता हूँ कि यहाँ पे जब डिस्टेंस d था तो फोर्स यहाँ पे F थी, अगर ऊपर यहीं पे डिस्टेंस D/2 होता तो फोर्स कितनी होती, मैं वो फोर्स निकाल लेता हूँ, फिर उसके बाद हम देख लेंगे कितना फर्क पड़ गया, वहां से हम रिलेटिव परमिटिविटी निकाल लेंगे। सही है, सही प्लान लग रहा है? यस सर। ऊपर डिस्टेंस d था, इसको आधा कर देते हैं, अगर ये डिस्टेंस d की बजाय D/4 होता, D/2 होता, अगर ये ऊपर डिस्टेंस होता है D/2, तो यहाँ पे फोर्स कितनी एक्ट कर रही होती है F की बजाय? 4F। 4, फोर्स एक्टिंग वुड बी 4F, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर भी D/2 नीचे भी D/2, जब स्पेस में मटेरियल था तो फोर्स एक्टिंग इज 4F, जब हम उसको किसी और मटेरियल में लेंगे तो फोर्स एक्टिंग इज F/4, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेस में ज्यादा किसी और मटेरियल में कम है, so relative permittivity of this material now is 16. relative permittivity is 16. all right, so with this we are done with the first part of this chapter which was electric charge, और इसके बाद अभी हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करने से पहले I want to show you कि तुमने क्या क्या लिखा वहां पे। सबसे पहले मैं छोटा हो जाता हूँ। Alright, तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर है रिद्धिमा? Wait 1 minute sir. Alright, या मैं तुम्हें दिखाऊं क्वेश्चन पेपर? No, 1 minute. Yes sir.
All right, so the first question is, what is the difference between electrostatics and electrodynamics? Electrostatics is the study of electric field when the charges are at rest, whereas in electrodynamic, charges are in motion. अब बड़ा ऐसा लग रहा है कि सिंपल सा आंसर है, सही होगा, ये तो एक नंबर का एकदम बिल्कुल, है ना? पर तुम्हें सही बताऊं, तुमने इलेक्ट्रोडायनामिक्स सही लिखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स गलत लिखा है, बता दो क्यों? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस स्लाइडली भी मूव हो सकते हैं, पर नो 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 पर उनके जो मैग्नेटिक इफेक्ट आते हैं वो कुछ नहीं आता, जीरो आते हैं। नो, यस यस यस, ये बात भी सही है बिल्कुल, बट व्हाट आई वांट यू टू पे अटेंशन इज, तुमने एक वर्ड लिखा है यार यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक छोटी सी चीज है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, है ना? और इलेक्ट्रोस्टैटिक इज व्हाट, चार्जेस के बारे में पूरी डिस्कशन करनी व्हेन द चार्जेस आर एट रेस्ट। लेकिन तुमने लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अभी तुम देखो, अभी पिछली 3-4 क्लासेस में मैं क्या बोल रहा था तुमको, एक 4 माइक्रोकूलम चार्ज है, एक 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, बताओ कितनी फोर्स के साथ खींच रहे हैं एक दूसरे को। यस सर। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की तो मैंने बात कहीं पे भी की नहीं है ना, लेकिन पढ़ रहे थे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तुमने तो मेरे को बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? तो इसका मतलब हमें ये चीज स्पेसिफाई करनी यहाँ पे जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे। यस ओके, थोड़ा सा सटल सा डिफरेंस है, तुम्हें बोर्ड के पेपर में नंबर मिल जाएगा, कोई काटेगा नहीं कुछ, लेकिन थोड़ा सा सटल सा डिफरेंस है, यू गॉट इट राइट? यस सर। चलो जी, दूसरा क्वेश्चन देखो, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, उसकी विड्थ है 5 सेंटीमीटर, और उसके चारों कॉर्नर्स पे कूलम्स, कुछ चार्जेस पड़े हैं, 10 कूलम 10 कूलम 10 कूलम 10 कूलम, और फिर बिल्कुल ऐसे डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पे एक चार्ज पड़ा है, टेस्ट चार्ज। बताओ उस टेस्ट चार्ज पे कितनी फोर्स लगी? सर ये वाला क्वेश्चन आई वाज ट्राइंग, बट उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, वो बन नहीं रहा था, तो मैंने उसको छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन करना शुरू किया। ओके, ऑलराइट, लेट्स ट्राई दिस, देखते हैं कितनी देर में होती है क्वेश्चन। By the way, just to tell you, this question is a direct question from IIT JEE 2000 कुछ 7-8 में से, ठीक है? And the time which was allotted for this question was 60 seconds. And there were people who did this question in 60 seconds. अब इसको कैसे करना है 60 सेकंड में? अब ये देखिए, एक ट्रायंगल है मेरे पास, सॉरी रेक्टेंगल है मेरे पास, जिसकी लेंथ is 10 and width is 5. इंटरसेक्शंस पे एक यहाँ पे पड़े टेस्ट, यहाँ पे कॉर्नर्स पे चार्जेस है +10 कूलम, +10 कूलम, +10 कूलम एंड +10, ठीक है? यस सर। अब यहाँ पे जो कुर्सी पड़ी थी जिसको मैं खींच रहा था 5 न्यूटन से, तुम भी खींचती थी 5 न्यूटन से, कुर्सी ने नहीं मूव किया ना, because the kursi was in a mechanical equilibrium, and mechanical equilibrium means when the net force acting on the chair is 0. Now when we have a rectangle and rectangle के जो diagonals होते हैं, क्या वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं 7th क्लास? यस सर। है ना? इसका मतलब ये वाली जो लेंथ है इज इक्वल टू ये वाली लेंथ, यस सर। मतलब ये वाली लेंथ इज इक्वल टू ये वाली लेंथ, ये वाला चार्ज इज इक्वल टू ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज इज इक्वल टू ये वाला चार्ज, so all the 4 charges are equal to each other. यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पड़ा है छोटा सा, ये सारे जो लेंथ्स हैं दे आर इक्वल टू ईच अदर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने ये बोला कि दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, फिर मैंने बोला दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ। क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये सारी लेंथ्स इक्वल है एक दूसरे के? यस सर। रेक्टेंगल है ना भाई, सिमेट्रिक रेक्टेंगल। है ना? तो ऑल दीज लेंथ्स आर इक्वल टू ईच अदर। अब देखते हैं ये जो टेस्ट चार्ज है, इसको ये ऊपर वाला ये जो 1 है, ये कितनी फोर्स के साथ खींचे? कुछ सर्टेन फोर्स के साथ खींचे, K Q Q by R square, कुछ फोर्स होगी F। क्या ये मैं बोल सकता हूँ कि उसी सेम फोर्स के साथ इसको यहाँ पे भी खींचा जाएगा? यस सर। सेम फोर्स बिकॉज़ K Q Q by R square, Q सेम है, Q सेम है, R सेम है, सब कुछ सेम है। तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि उसी सेम फोर्स के साथ उसको नीचे की तरफ यहाँ खींचा जाएगा? यस सर। तो दिख रहा ना, ये छोटा तो नहीं है? नहीं सर, ठीक है।
ऑलराइट, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि उसी सेम फोर्स के साथ इस डायरेक्शन में भी खींचा जाएगा, फोर्थ डायरेक्शन? यस सर। सो नाउ अगर ऊपर F से हम इसको खींच रहे हैं और नीचे भी इसको हम F से खींच रहे हैं, तो क्या कुर्सी मूव करेगी? नहीं। तो मतलब ये दो चार्जेस को तो हटा ही दें, इनकी वजह से कुछ भी नहीं होगा। सिमिलरली ये दो चार्जेस को भी हटा दें, इनकी वजह से भी कुछ नहीं होगा। So ultimately, net force acting on this charge is कितना? Zero. Yeah. Sir, firstly when I saw the question, I got the point. But मैं कंफ्यूज हो गई उसके बाद कि इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे करके। अच्छा, अरे तो लिखो ना, समझाओ ना, जो मैंने अभी समझाई इतनी बड़ी इतना कुछ, तो वही तुम्हें लिखना है 2-3 लाइनों में कि भाई Yes. डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं। नीचे वाला जो आर स्क्वायर है वो हर बार सेम आएगा, क्यू क्यू हर बार सेम आएगा, मतलब सारी फोर्सेस सेम है, आपस में कट जाएंगे। Yes. और अगर अगर if you're struggling with the words, you know, if you're struggling with the articulation of the answer, then you make a diagram. डायग्राम एक बहुत बढ़िया चीज है एग्जामिनर को ये समझाने के लिए कि भाई मेरे को पता चल गया कि हो क्या रहा है क्वेश्चन। Because sometimes you know what children do is like they try to play with the words. जब क्वेश्चन आता है, so तुमने देखा ही कुछ बच्चे जो करते हैं कि भाई बड़ा आंसर लिखा हो, तो कि मतलब कि नंबर मिल जाएंगे, बड़ा सा कुछ लिखा हो, लेकिन वो हर बार पकड़ा जाता है। बट इफ यू मेक अ डायग्राम, सो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि भाई कि मतलब यू नो आता है इसको। Yes. चलो जी, then we have is question number 3, two test charges. Okay, ये तुमने बिल्कुल सही किया, absolutely correct. Then what are the limitations of Coulomb's law? Coulomb's law is valid only for point masses when both charges. मतलब तुम क्लास में तो सुनती हो, ठीक है? So, next is, Yes, sir. okay, this is also correct. Okay, so the last question. तो ये आज क्लियर हो गया इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन से। Yes. क्लियर है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं क्लियर हुआ होगा। ओके, मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चंस। ओके, ये तुमने फोटो मेरे को ऐसी क्यों भेजी? तुम चाहती हो कि मेरी गर्दन खराब हो जाए? ओके, two charges plus 5 coulomb and minus 5 coulomb are kept 10 centimeter apart. All right, ठीक है रिद्धिमा, तो हिंट तुम्हें मिल गया इक्विलिब्रियम वाले केस से। तो मेरे को थोड़ा सा समझा दो कैसे करना इसको। मैं सर इसके फोर्सेस कैलकुलेट कर लेंगे। ये प्लस 5 कूलम और माइनस 5 कूलम, दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। राइट। चलो, तो बताओ मैं टेस्ट चार्ज प्लस क्यू कूलम कहां पे रखूं कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए? सेंटर में। सेंटर में? अच्छा, सेंटर में यहाँ पे रख दूंगा क्योंकि दोनों ही 5-5 है, तो यहाँ रख देते हैं, उसके बढ़िया है ना। नहीं सर, प्रॉपर वो तो ऐसे नहीं आएगा, सॉल्व करना पड़ेगा इसको पूरा। हाँ नहीं, अच्छा ये बताओ, ये सेंटर में नहीं रख सकते इसको यहाँ, क्योंकि ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो सेंटर में रख देते हैं बिल्कुल। देखो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको हम सेंटर में रख देते हैं, तो ये 5 है, ये भी 5 है, तो ये जो टेस्ट चार्ज है, तो ये वाला चार्ज इस पे कितनी फोर्स लगाएगा? k q5 into q by 5 स्क्वायर। ये वाला चार्ज भी उतनी फोर्स लगाएगा, तो सेंटर में रख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यस सर। लेकिन प्रॉब्लम है कुछ, सोच नहीं रख सकते सेंटर। तो माइनस चार्ज है वो। यस, माइनस चार्ज है। इफ इट्स अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो ये वाला जो चार्ज है ये इसको रिपेल करेगा, राइट? पॉजिटिव पॉजिटिव दे रिपेल, सो ये वाला चार्ज इसको धक्का मारेगा इधर की तरफ, क्योंकि वो उसको रिपेल करना चाहता है। और ये नेगेटिव 5, तो ये नेगेटिव 5 इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों की डायरेक्शन ही अलग होगी। अब मैं इस कुर्सी को खींचने लग गया 5 न्यूटन से, तुमने भी आके मेरे को सपोर्ट किया और तुमने भी 5 न्यूटन से खींचा, तब ये कुर्सी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। अब ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था यहाँ पे, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये तुम बीच में कहीं पे भी नहीं रख सकते बेसिकली, क्योंकि मैं कहीं पे भी बीच में इसको रखने की कोशिश करूंगा पॉजिटिव चार्ज को,
तो सिनेरियो तो सेम ही रहेगा, ये वाला चार्ज इसको धक्का मारेगा, ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये कभी भी इक्विलिब्रियम में आ नहीं पाएगा, यस है ना? ओके, सिमिलरली क्या मैं बीच में नेगेटिव चार्ज रख सकता हूँ बीच में कहीं पे, ताकि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए? तो फिर पॉजिटिव चार्ज की जगह पे रखेंगे तो नहीं होगा, सो इंस्टेड ऑफ दिस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, लेट्स से मैं यहाँ पे नेगेटिव रख देता हूँ बीच में, क्या ये इक्विलिब्रियम में रहेगा? नहीं क्यों? सब माइनस 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 फिर उसको रिपेल करेगा और ये वाला पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट करेगा, तो फिर वो ये वाला, इक्विलिब्रियम है। यस यस, फिर ये उसको रिपेल करेगा, मतलब ये फिर से ये इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। मतलब ये जो टेस्ट चार्ज है अपना, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, तो वो कभी कहीं पे भी बीच में नहीं हो सकता। यस सर। तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे मान लो मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो क्या पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पॉसिबल है? ये वाला चार्ज जो है वो उसको रिपेल करेगा, यस सर। ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, तो मतलब यहाँ पे रख सकते हैं पॉजिटिव, है ना? यस सर। ओके, लेकिन यहाँ पे भी हम पॉजिटिव नहीं रख सकते, सोच के देखो क्यों? ये कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, ये ज्यादा रिपेल होगा हमेशा, मतलब ये वाले चार्ज की वजह से जो फोर्स होगी वो हमेशा ज्यादा होगी, बिकॉज दोनों का चार्ज सेम है, लेकिन टेस्ट चार्ज इसके पास नहीं पड़ा, यस है सर। ना? तो मतलब यहाँ पे भी कोई भी पॉजिटिव चार्ज, मतलब इस साइड पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता, सही है ना? यस सर। सिमिलरली क्या मैं यहाँ पे कुछ नेगेटिव रख सकता हूँ? रख सकते हैं। रख सकते हैं, क्यों? ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इसको अट्रैक्ट करेगा लाइक दिस, और ये वाला चार्ज उसको रिपेल करेगा, वो वाला चार्ज इसको रिपेल, बट द प्रॉब्लम इज वंस अगेन, ये वाला जो चार्ज है वो उसको ज्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा, है ना? ये वाला जो चार्ज है वो उसको ज्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि वो उसके पास ही पड़ा, सो मतलब ये वाला नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पे इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। Getting this, Riddhima? यस सर। Similarly, यहाँ पे मैं अगर कुछ यहाँ पे मैं कोई पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता, क्योंकि अब ये वाला चार्ज इसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, पावर ज्यादा हो जाएगी। सिमिलरली ये वाला भी जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता, क्योंकि वंस अगेन इसकी फोर्स ज्यादा होगी। सो इस पूरे सिनेरियो में तुम कहीं पे भी कोई भी टेस्ट चार्ज नहीं रख सकते जो कि इक्विलिब्रियम में रहे, इसीलिए ये क्वेश्चन था 5 नंबर का। ओके, so the answer for this is none of these. There is no place in this question, इन चार्जेस के आसपास तुम कहीं पे भी कोई भी टेस्ट चार्ज नहीं रख सकते जो कि इक्विलिब्रियम में रहेगा। तुम कहीं पे भी चार्ज छोड़ दो वो भागता ही रहेगा यहाँ। Okay, so this was all about electric charges, और अभी जो हम शुरू करने जा रहे हैं that is called electric field, और इसमें हमें बस 2 ही क्लासेस लगेंगी। एंड हमारी DPP2 जो है relative permittivity, तुम्हारे पास है अभी? You have DPP2? यस सर। उसमें से now you can do, अब तुम नोट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हो after this class. So now we can do question number 1. Question number 1 says what is permittivity, what is relative permittivity, इसके यूनिट्स क्या होते हैं, इसके एग्जांपल्स क्या हैं? यूनिट्स बता दो relative permittivity। सर यूनिट्स ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, Yeah. कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इनटू मीटर। Coulomb square on Newton meter square. यस Relative permittivity होता क्या है रिद्धिमा? सर किसी भी क्या बोलते हैं, मटेरियल का E, ऑफ मटेरियल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इन एयर। epsilon of material upon epsilon of free। यस ऐसा तो मैं ये भी लिख सकता हूँ K of free space divided by K of material,
या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं फोर्स ऑफ फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय फोर्स ऑफ मटेरियल, ये एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये फोर्स अपॉन फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। रिलेटिव परमिटिविटी की यूनिट क्या होगी? न्यूटन। नो, तो कट जाएगा ना। यस सर। So relative permittivity is dimensionless. ओके। है ना? So Yes. relative, ये तुमने चैप्टर नंबर 0 में भी पढ़ा होगा, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 0 है ना, जहाँ पे हम बेसिक सी बातें करते हैं कि यूनिट्स क्या होते हैं, डायमेंशंस क्या होते हैं, वो सारी चीजें उसमें बताते हैं ना 11th क्लास में कि अगर ऊपर नीचे कोई चीज कट जाए, फॉर एग्जांपल कोई एंगल हम बोलते हैं ना, एंगल में क्या होता है? इट्स ऑलवेज सम डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, तो उसकी यूनिट क्या होती है? डायमेंशनलेस। सिमिलरली रिलेटिव परमिटिविटी, ये जो तुमने बताया ना, कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, दिस इज द यूनिट्स ऑफ एप्सिलॉन ऑफ मटेरियल परमिटिविटी, एंड दिस इज आल्सो द यूनिट्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये दोनों जब आपस में कट जाएंगे, देन द परमिटिविटी ऑफ द रिलेटिव परमिटिविटी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? दिस विल बी dimensionless. ठीक है जी? यस सर। सही है ना? So this was question number 1. DVP 2 में तुम कर सकते हो, और उसके बाद question number 2 you can try this force between two charged particles in vacuum हमें दे रखे हैं, और तुम्हें किसी मटेरियल की relative permittivity निकालना। जल्दी से बता दो, question number 2 है तुम्हारे सामने अभी? Yes sir. Force Okay. between two charged particles in vacuum separated by the distance d and f. When kept in water, force is 4 where what is relative permittivity? 4f. 4. 4, right? Yes sir. Question number 3 2015 नीट में आया हो ये question है। The previous question, ये भी बता दो। हमने ये क्लास में किया अभी। When these two charges are kept in an unknown material separated by distance, both is सर ये तो वही क्वेश्चन है ना जिसमें डिस्टेंस कम कर दिया गया था 16। Yes, so the right answer is 16. Okay. And after this question number 4 and 5, so these are from IIT. ये थोड़े से difficult questions हैं, और इनको करने के लिए you can try these questions. हो सकता है तुमसे हो जाए। So थोड़ा सा हिलाने की कोशिश करना इन questions को। लेकिन as of now, what I want to ask you is, do you want to focus on all these questions? अब ये जो नीचे वाले question है ना 4 and 5, ये IIT की questions है, और इनको करने के लिए ना हमें थोड़ा सा like extra time चाहिए। And I know that you would be preparing for IIT JEE अगले साल। Yes. So how do you want to go about it? Do you want to पहले do you just want to do 12th का syllabus and then do IIT का syllabus, और कि इकट्ठा do you want to do, ताकि दोनों चीजें साथ में हो जाएं? How do you want to? तो पहले 12th का सिलेबस फिर IIT का। Okay, पहले 12th का syllabus फिर IIT। Yes. Yes. तो ठीक है जी, तो हम ऐसे ही करते हैं। So we'll not be going too much into the details. जैसे ये दोनों questions हैं, this is too much, right? ये अगर तुम करने लगी तो हमें इसमें बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। तो इसमें so now in the second DPP तुम्हें just यही 3 questions करने हैं 1 2 3, और तुम्हारा CBSE लेवल पे इतना ही पूछा जाएगा। फिर उसके बाद जब हमें IIT करनी होगी तब हम बाद में देखेंगे हमें कैसे स्टार्ट करनी पड़ेगी। Yes. ठीक है जी? So this was all about electric charges, Riddhima, and now what we are starting is called electric Fields. और ये हमारी 2 क्लासेस लगेंगी, एंड दैट वुड बी द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 1। तो अगली जो अभी हम चीज करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक, और इसके बारे में तुमने थोड़ा सा ऑलरेडी पढ़ रखा है चैप्टर नंबर 6 11th क्लास ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में हमें बताया गया था कि भाई हर मास का एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, उसी तरह से हर चार्ज का भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम थोड़ा सा कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करें, अभी तक कूलम भाई साहब क्या बोल रहे थे कि भाई अगर 2 चार्ज है, मान लो मेरे पास 10 कूलम का एक चार्ज है और यहाँ पे मेरे पास 5 कूलम का एक चार्ज है, और दोनों कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो या तो आपस में ये अट्रैक्ट करते हैं या ये रिपेल करते हैं। इसको हम बोल रहे थे कूलम्स लॉ। तो लेकिन बाद में हमने रियलाइज किया, एक्सपेरिमेंट कर करके हमने देखा
कि यार ऐसा नहीं है कि दो जो चार्ज पार्टिकल्स है बस वही अट्रैक्ट रिपेल कर रहे हैं। मतलब अगर एक चार्ज पार्टिकल भी है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो जो चार्ज ऑफ जो जो वो अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स है वो सिर्फ आपस में ही है, इन दोनों के बीच में ही है। तो हमने देखा कि कोई भी चार्ज है ना, अगर वो अपने आसपास फील्ड बना के रखता है। फील्ड का मतलब क्या होता है कि घेरा, घेरा। अपने आसपास एक घेरा बना के रखता है। और फील्ड में अगर कोई भी चार्ज, अगर छुटकू मुटकू कोई चार्ज जा रहा है, मान लो यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज जा रहा है, तो एकदम से उसको महसूस हो जाएगा कि यार यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा है, और वो या तो अट्रैक्ट हो जाएगा इसकी वजह से या वो रिपेल हो जाएगा इसकी यस सर। वजह से। दिस इज जस्ट लाइक ये ग्रेविटेशनल फील्ड की तरह। ग्रेविटेशन का मतलब ये कि अर्थ और मास, अर्थ और मून आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, और अर्थ और जुपिटर भी खींच रहे हैं, अर्थ और सन भी खींच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारे वन टू वन खींच रहे हैं एक दूसरे को। ग्रेविटेशन का मतलब है कि मान लो अर्थ है, एक पर्टिकुलर मास है, अर्थ का बहुत ज्यादा मास है, 6000 किलो के आसपास मास है। अब वो आसपास अपने एक ग्रेविटेशन फील्ड बना के रखेगा। उस ग्रेविटेशन फील्ड का मतलब क्या है कि जो भी कोई चीज अर्थ के आसपास कहीं पे भी जा रही होगी, वो अर्थ उसको खींचने की कोशिश करेगा। अब मून अर्थ के अंदर आके क्यों नहीं लग रहा, गिर क्यों नहीं रहा, वो अलग बात में बात है। But the thing is, हर मास का एक ग्रेविटेशन फील्ड है, उसी तरह से हर चार्ज का भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तुमने वो देखा होगा, कभी कभी न्यूज आती है ना नासा की, और बीबीसी वाले बोलते हैं कि भाई बहुत दूर से एक मीटियोर चल के आ रहा है और वो अर्थ के बीच में आके अभी लगेगा, राइट। वो क्यों आके अर्थ के बीच में लगेगा, क्योंकि वो अपना पास होना चाहता है। देखो स्पेस में सारी चीजें भाग रही हैं, ठीक है, ये सारे 9 प्लैनेट्स हैं, ये तो है ही जो हमें दिखते हैं, जो बड़े बड़े हम सोलर सिस्टम अपने बनाते थे ना थर्ड क्लास की बुक में, कि सन यस। बना दिया उसके बाद 9 प्लैनेट्स बना दिए। पता नहीं वो प्लूटो है कि नहीं, अभी निकल गया होगा। तो वो सब नहीं है, और बहुत सारी चीजें हैं सोलर सिस्टम। छोटे छोटे से पत्थर हैं, दो दो तीन तीन किलो के पत्थर हैं, ऐसे बहुत से पत्थर हैं जो इधर उधर बस घूम ही जा रहे हैं, किसी को नहीं पता कि क्यों घूम रहे हैं। और कभी कभी आके वो गिर जाता है अर्थ के ऊपर, फिर हम न्यूज बना देते हैं उसकी, भाई की मीटियोर आके गिर गया, मीटियोराइट आ गया, ये वो, राइट। यस सो ये हो गया जी अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड। तो ओके, फॉर एग्जांपल, इसको अगर एग्जांपल से समझेंगे तो तुम्हें ब्लैक होल पता है क्या होता है? सर। यस सर। ब्लैक होल अभी पिछले 2-3 साल पहले बहुत ज्यादा फेमस हो गया था कि यहाँ पे अर्थ का जो अपना मिल्की वे है ना, मिल्की वे से थोड़ी सी दूर, मतलब 5-6 गैलेक्सीज दूर ना, एक प्लेनेट था, वो ब्लैक होल बन गया था। तो ये सारे साइंटिस्ट परेशान हो गए थे कि भाई वो सब कुछ खा गया, अपने मिल्की वे को भी खा जाएगा अभी सब कुछ, ये मतलब उसका प्रॉब्लम क्या था, वो एक मास था जो कि इतना बड़ा मास हो चुका था कि उसका जो ग्रेविटेशन फील्ड है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। तो उसके आसपास कोई भी छोटा मास अगर जाता था, वो उसको खींच लेता था, और उसको खींचने की वजह से वो जो छोटा मास है वो भी बड़े मास में ऐड हो जाता था। तो यस। वो वाला जो मास था वो और बड़ा होता गया, और बड़ा होता गया, और बड़ा होता गया, और जब वो बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर ज्यादा चीजों को खींचने लग जाएगा। हम्म फिर फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई अगर ये इतना बड़ा हो गया ये मास, फिर तो धीरे धीरे करके ये सब कुछ ही खा जाएगा। तो स्पेस में इस तरह का मास जो अपने आसपास के छोटे छोटे मासेस को ऐसे खाना स्टार्ट कर दे, उसको हम बोलते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल। दिस इज कॉल्ड अ ब्लैक होल। सिमिलरली चार्जेस में भी क्या होता है कि अगर मेरे पास एक चार्ज पड़ा है, इसके आसपास कोई छोटू मोटू सा अगर टेस्ट चार्ज जा रहा है, कोई छोटा सा क्यू चार्ज, ये मैंने जानबूझ के छोटा बनाया ताकि आई वांट यू टू विजुअलाइज दिस कि भाई ये बहुत छोटा है। मैं इसको बहुत छोटा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसा ना हो कि कल को ये अपना ही अपना फील्ड बना ले। ये भी तो एक चार्ज है ना, देखो ये माउस भी तो है ना, इसका ये भी तो मास है, इसका भी तो अपना एक ग्रेविटेशन फील्ड होगा, ये भी तो खींच रहा है सारी चीजों को। अगर तुम ध्यान से सोच के देखो, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज कनेक्टेड। हमने ग्रेविटेशन लॉ में पढ़ा कि भाई कोई भी दो मासेस हैं वो आपस में खींच रहे हैं एक दूसरे को। क्योंकि m1, अगर दो चीजों के बीच में मास है और कोई भी डिस्टेंस है, वो आपस में खींच रहे हैं एक दूसरे को। तो अब तुम सोच के देखो, तुम भी वहां पे मास हो, मैं भी यहाँ पे मास हूँ, एंड वी आर अराउंड 2000 किलोमीटर अवे। अगर मैंने अभी ऐसे करके अपने हाथ को हिलाया, या फिर मैंने इसको ऐसे ऊपर किया, तो जहां पे अभी तुम चेयर पे बैठी हो, तुम थोड़ा सा हिल जाओगे अपनी चेयर। यू रियलाइज व्हाई? क्योंकि ये भी मास था, वो भी मास था, तुम भी मास हो। और मैंने तुम दोनों के बीच में अभी डिस्टेंस कम कर दिया, देखो अभी डिस्टेंस मैंने ज्यादा कर दिया। तो ये डिस्टेंस कम ज्यादा होने की वजह से वहां पे थोड़ी सी एक्सेलरेशन हुई होगी तुम्हारी वहां पे बैठ के, और वहां पे तुम्हें थोड़ा सा हिल जाना चाहिए था।
and not just these two objects, everything in the world should move because I'm doing this. क्योंकि मैंने इस मार्कर को ऊपर से नीचे ऐसे कर दिया, इसकी वजह से पूरे सोलर सिस्टम में, नॉट जस्ट सोलर सिस्टम, एवरीथिंग इन द कॉस्मोस, जो भी मिल्की वे, गैलेक्सी वैक्सीज, जो भी अभी तक कुछ डिस्कवर भी नहीं हुआ, वो सारी चीजें हिल जानी चाहिए क्योंकि मैं इस मार्कर के साथ खेल रहा हूँ. Yes, because every damn thing is connected to each other because all these things they have masses. लेकिन हम इनको कंसिडर क्यों नहीं करते कि भाई ये तो 10 ग्राम का मार्कर है बेचारा भी. अब इसको हिलाने से तुम क्या ही हिलोगे, तुम्हें कुछ फर्क भी पता नहीं पड़ा, नहीं पता चला होगा, राइट? Yes, because वो मार्कर बहुत छोटा सा. Similarly, I want you to very clearly visualize कि ये जो टेस्ट चार्ज है ये इतना ज्यादा छोटा है कि इसकी वजह से कोई इसका अपना खुद का ग्रेविटेशन फील्ड है. लेकिन ये जो चार्ज है इसका ग्रेविटेशन फील्ड है. अगर कोई टेस्ट चार्ज गलती से इसके फील्ड में आ गया तो या तो इसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो जाएगा या वो इसकी वजह से रिपेल हो जाएगा, और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी हम थोड़ी देर बाद बात, ओके आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है. लेकिन उससे पहले बहुत ही क्लियरली हमें समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है. फील्ड होता है किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के आसपास का वो रीजन, किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के आसपास का वो रीजन जहां पे अगर एक छोटू चार्ज आ गया, वो या तो इस चार्ज की वजह से अट्रैक्ट हो जाएगा या वो इस चार्ज की वजह से रिपेल हो जाएगा. अगर तुम्हें डेफिनेशन लिखनी है थोड़े से अच्छी शब्दों में, so you can say it's the region around an electric charge. It's the region around an electric charge where अब तुम लिख सकते हो टेस्ट चार्ज या फिर स्मॉलर चार्जेस, where smaller charges experience some electric force. तुम्हारी बुक्स में बहुत ही ऐसे कॉम्प्लेक्स सी डेफिनेशन लिखी होती है, बट मैं तुम्हें बड़ी सिंपलीफाइड सी सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन दे रहा हूँ. जो अभी हम बात कर रहे थे हिंदी में, उसी को मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया कि किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के आसपास का वो घेरा जहां पे कोई भी टेस्ट चार्ज अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अगली क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है. क्या इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर होता है या वेक्टर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने का तरीका क्या है? फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे गॉस लॉ. एंड दिस वुड बी द एंड ऑफ दिस चैप्टर. ऑलराइट रिद्धिमा? यस सर. ओके रिद्धिमा, ठीक है, तुम नोट्स बना लेना. क्वेश्चन नंबर 1 2 3. आई थिंक अगर तुम इसको अभी कर लोगे देन दिस वुड बी गुड बिकॉज़ इट वोंट टेक यू मोर देन 5 मिनट्स. और हम मिलेंगे इसके बाद फ्राइडे 4 PM. यस यस सर. ओके. एंड रिद्धिमा 11th क्लास तुमने कर ली अच्छे से? यस सर. Like are you okay with all